जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों। और आज के इस ऑनलाइन पर चर्चा कार्यक्रम में आज का जो विषय है वो डॉक्टर जगदीश शरण जी की लिखी पुस्तक फूलन द ग्रेट पर एक खास चर्चा। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है परम सम्मानित परम आदरणीय डॉक्टर जगदीश शरण जी, जो मुरादाबाद से हैं। डॉक्टर जगदीश शरण जी जो है प्रोफेसर रहे हैं हिंदी विभाग के। आप जो है विजय सिंह पथिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय कैराना जिला शामली में आप 10 वर्ष तक रहे। और उसके बाद आप जो है राजकीय महाविद्यालय भोजपुर मुरादाबाद में रहे। और आपने बहुत सारी कविताएं, कहानी, किताबें लिखी हैं। आपका लेखन में गहरा अध्ययन है। आप बहुत ही उच्च कोटि के लेखक हैं। और आज उनकी लिखी पुस्तक जो है फूलन द ग्रेट पर हम लोग चर्चा करेंगे और उनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे जिनकी वजह से ये जो है आपने पुस्तक लिखी है। मैं आज इस अपने सभी साथियों की तरफ से, इस कार्यक्रम में जो जितने भी लोग देख रहे हैं उनकी तरफ से, अपने दर्शकों की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो आपने जो पुस्तक लिखी उस पर आप अपना विचार देंगे। और सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि फूलन देवी पर पुस्तक लिखने का विचार आपके मन में कैसे आया डॉक्टर साहब? पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से मेरी पुस्तक फूलन द ग्रेट पर चर्चा करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। रही बात पुस्तक लिखने का विचार कैसे आया फूलन देवी पर, डॉक्टर साहब मैं आपको बता दूं कि फूलन देवी पर मैंने कई किताबों में छोटी छोटी कहानियां पढ़ी थी, जैसे सत्य कथा, मनोहर कहानियां। उन कहानियों को पढ़कर मुझे फूलन देवी जी के जीवन के प्रति, उस जीवन को जानने के प्रति रुझान पैदा हुआ और यह जिज्ञासा हुई कि वास्तव में कि फूलन देवी को बंदूक क्यों उठानी पड़ी, क्या कारण था। इसको और जानने के लिए मैंने उस समय की चर्चित फिल्म बैंडिट क्वीन को देखा। बैंडिट क्वीन देखने के बाद मेरा मन इतना आहत हुआ डॉक्टर साहब कि मैंने फूलन देवी के व्यक्तित्व पर एक पुस्तक लिखने का विचार बनाया। एक ऐसी पुस्तक कि उस पुस्तक का पूरा समाज, पूरा भारतीय समाज आदर करे। इसलिए ये जो विचार हैं मैं आपको जो प्रकट किए हैं कि उनके ऊपर कैसे लिखने का विचार आया मेरे मन में जिज्ञासा जगी कि मुझे जो है फूलन देवी के जीवन और व्यक्तित्व पर एक ऐसी पुस्तक लिखनी चाहिए जो समाज उसका आदर करे। जी डॉक्टर साहब। जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि उनके जीवन दर्शन। थोड़ा सा कैमरे के सामने होकर बैठिए सर, थोड़ा झुक के बैठे हैं आप जो है कैमरे के सामने। जी सर, हाँ, यस 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 सर। तो आपने सर एक बात कही, बहुत सारी किताबों का आपने अध्ययन किया, पुस्तकें देखी और उनके जीवन के बारे में बहुत सारी कहानियां लिखी हुई हैं। तो उन कहानियों से देखा आपने, उसके फूलन देवी जी के जीवन दर्शन को झांकने का प्रयास किया, उनसे एक प्रेरणा मिली उस तरह के लिखने की। साथियों बता दें, फूलन देवी जी समाजवादी पार्टी की एक सांसद रही हैं और उन्होंने जो है संसद में इस दबे कुचले वंचित समाज के लिए बहुत पीड़ा व्यक्त की थी। वो ज्यादा दिन तक सांसद नहीं रही और उन पर आपने एक पुस्तक लिखी फूलन द ग्रेट। तो सर मेरा एक दूसरा सवाल यहाँ पर है, क्योंकि आपने बताया कि मुझे प्रेरणा कैसे मिली। जो बहुत सारी पुस्तकें जो है आई हुई है बाजार में, देखी है, उनके ऊपर बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से लिखा, कई विदेशी राइटरों ने भी उस पर लिखा है। तो ये उन लोगों के लिखने में और आपके लिखने में जो है ये क्या अंतर है? अन्य लोगों ने जो उनके ऊपर लिखा और आपने जो लिखा उस पर जो है उसमें क्या डिफरेंस है? जी सर। जी डॉक्टर साहब, हालांकि जैसा कि आपने कहा कि उन पर, उनके जीवन को लेकर के बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई हैं और मार्केट में उपलब्ध हैं,
लेकिन जो मेरी किताब है डॉक्टर साहब, उन किताबों से पूर्णतया है। वो किताबें जितनी भी मार्केट में हैं, उनमें सब में केवल उनका जीवन वृत्त दिया गया है, यानी उनकी जीवनी दी गई है, उनके संघर्ष में जीवन की गाथा लिखी गई है। लेकिन मेरी जो किताब है, इस किताब में उनकी जीवनी नहीं है डॉक्टर साहब, उनका जीवन वृत्त नहीं है। इस किताब के माध्यम से मैंने उनको सामाजिक न्याय दिलाने की कोशिश की है, जो आज तक नहीं हुआ किसी किताब में। जी जी जी। कि जीवन वृत्त, उनके जीवन को मैंने आधार तो जरूर बनाया, लेकिन उनकी जीवनी नहीं है। ये मात्र जीवनी तो बहुत मिल जाएंगी, लेकिन कुछ मुद्दे उठा करके, कुछ मुद्दों को लेकर के मैंने ये किताब लिखी है जो उनसे बिल्कुल भिन्न है। जी जी डॉक्टर जी, आपने बात कही कि उनको सामाजिक न्याय नहीं मिला, उनको सामाजिक न्याय दिलवाने के लिए आपने ये बात की है। सामाजिक न्याय एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज दबे कुचले वंचित समाज के लिए। आपने बहुत अच्छी बात उठाई भी है, क्योंकि उनके जीवन पर तो बहुत लोगों ने लिखा, लेकिन उनको उनके ऊपर जो है सामाजिक न्याय, उनको जो न्याय मिलना था वो न्याय नहीं मिला। इस पर आपने प्रेरित होकर के इस किताब को लिखा। तो ये बात मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका, क्योंकि आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया कि इस दबे कुचले वंचित समाज को न्याय आज तक नहीं मिला। आज भी ये दबा कुचला वंचित समाज, जिस समाज से फूलन देवी आती थी, आज भी उस दबे कुचले वंचित समाज में न्याय की एक आशा के लिए लोग तरसते हैं। सामाजिक न्याय से आज भी लाखों कोसों दूर है। सर, जो है अपनी पुस्तक के संदर्भ में एक सवाल और मेरे मन में आपके आया है कि शेखर कपूर ने जो निर्देशित की थी फिल्म, जिसका नाम बैंडिट क्वीन है, और आपकी जो पुस्तक का जो टाइटल है वो है फूलन द ग्रेट। फूलन द ग्रेट और बैंडिट क्वीन, इन बैंडिट क्वीन और फूलन द ग्रेट में क्या कोरिलेशन है, क्या संबंध है? इनको आप किस नजरिए से देखते हैं सर? जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने डॉक्टर साहब। जी जी। ये बैंडिट क्वीन जो फिल्म है, मैंने शुरू से लेकर आखिर तक बहुत बारीकी से देखी है। उसमें मैंने एक वह खास चीज पाई कि बैंडिट क्वीन में शेखर कपूर ने केवल उनको अपराधी सिद्ध कर दिया है कि फूलन देवी केवल अपराधी थी, डाकू थी। शुरू से लेकर कहानी चलती है, अंत तक जब वो सरेंडर कर देती हैं, उनको जेल भेज दिया जाता है, यानी उनको अपराधी घोषित कर दिया जाता है। बैंडिट क्वीन से उनको सामाजिक न्याय नहीं मिला है। जिन परिस्थितियों में उन्हें बंदूक उठानी पड़ी, उनको केवल अपराधी घोषित कर दिया। मैंने अपनी पुस्तक में उनको अपराधी घोषित नहीं किया। ये हमारे समाज की प्रथा रही है कि दबे कुचले वंचित समाज का जो भी कोई बलशाली व्यक्ति ऊपर उभरता है, उसको नीचे दबा दिया जाता है। ये हमारे समाज की बहुत बड़ी समस्या है। बैंडिट क्वीन में शेखर कपूर ने एक प्रकार से मैं ये कहूं कि फूलन देवी के जीवन का उपहास उड़ाया है, तो कोई अनुचित बात नहीं होगी डॉक्टर साहब। उनको केवल अपराधी सिद्ध किया है। मैंने फूलन देवी को अपराधी सिद्ध किया ही नहीं। मैंने तो माना ही नहीं कि फूलन देवी कभी डाकू थी। वो तो डाकू थी ही नहीं। शेखर कपूर ने उनको डाकू माना, उनको अपराधी सिद्ध किया, उनके ऊपर जुल्म दिखाए, उसका प्रतिकार दिखाया, लेकिन उस समस्या का समाधान शेखर कपूर ने नहीं दिखाया बैंडिट क्वीन में। मैंने उनको सामाजिक आदर उनको प्रदान करने, यही बहुत बड़ा अंतर है। फूलन देवी केवल अपराधी हैं लोगों के जहन में कि वो डाकू थी, लेकिन मेरी किताब में वो महान है, वो महान व्यक्तित्व है, वो साधारण महिला नहीं थी। यही अंतर है डॉक्टर साहब मेरी किताब में। कहने का मतलब है कि जो बैंडिट क्वीन में, जिस बैंडिट क्वीन फिल्म में जो फूलन देवी का जो चरित्र है, एक डाकू के रूप में जो दिखाया है, और आपने अपनी पुस्तक में उनको डाकू नहीं माना है। आपने उनको जो है सामाजिक न्याय से वंचित व्यक्ति माना, जो आप जो कह रहे सामाजिक न्याय से वंचित समाज। क्योंकि आपने एक बात कही, इस दबे कुचले वंचित समाज का जो बलशाली व्यक्तित्व निकल करके आता है, उसको बुरा भला कहने में, क्योंकि ये सदियों से इतिहास रहा। आप देखते हैं पुराणों में भी जो है वत्रासुर, वाकासुर, दुनिया भर के असुरों को मारा गया, और हम लोगों से उनके प्रति जो है घृणा का भाव भरा गया। बहुत सारे ऐसे राक्षसों के बारे में कहानी आती है, राक्षसी देख के
मूल निवासी आप जानते हैं सूर्य और देवसुर के, ये बात आपने कोरिलेटेड की वहां से, जो मैं इस आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि आपने एक बात जो बताई कि इस दबे कुचले वंशी समाज का जो व्यक्ति कुछ बलशाली हो जाता है या फिर कुछ सक्षम हो जाता है सामाजिक न्याय से वंचित रहने के, तो उसको जो है इसी तरह से प्रचारित करने का जो है एक प्रोपेगेंडा सदियों से चला आ रहा है। सर जो है एक जी अगला बिल्कुल। सवाल ये है कि ये जो फुलन द ग्रेट जो पुस्तक है, आपने जी इस पुस्तक में किन किन मुद्दों को उठाया है? क्या यह पुस्तक फुलन देवी की जीवनी मात्र है या कुछ और है इसमें? नहीं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने करके जी जी बताइए। जी जी डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूं कि ये जो किताब है इसमें जीवनी नहीं है। इसमें मैंने 3 खास मुद्दों को उठाया है। पहला जो मुद्दा है कि मैंने उनको जीवन में कभी डाकू नहीं माना। यह खास मुद्दा है कि वो कभी डाकू थी ही नहीं, वो स्वप्न में भी डाकू नहीं थी। एक इस मुद्दे को लेकर के मैंने चर्चा की है इस पुस्तक में कि वो डाकू किस प्रकार से नहीं थी। वो विभिन्न तर्कों के द्वारा मैंने इसमें पुस्तक में दिखाया है कि वो किस प्रकार डाकू नहीं थी। यानी उनको यदि आप भी पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा हाँ वाकई में फूलन देवी कभी डाकू थी ही नहीं। पहला मुद्दा तो ये है। और दूसरा मुद्दा ये है कि जब वो सांसद बनी थी तब भी उनके नाम के साथ पूर्वदस्यु सुंदरी लिखा जाता था। इस शब्द पर मैंने कड़ी आपत्ति जाहिर की है और इस मुद्दे पर यानी उनके नाम के साथ जो ये बदनाम जुड़ा हुआ था उसको अलग हटाने के लिए मैंने जंग का बीड़ा उठाया इस किताब में। ये दूसरा मुद्दा है। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे देश में या पूरी दुनिया में सम्राट अशोक महान, अकबर द ग्रेट, सिकंदर महान की तरह फूलन को मैंने महान अलंकरण से सुशोभित किया है। यह तीसरा मुद्दा उठाया कि वो फूलन क्यों महान थी, किस तरीके से महान थी। इन मुद्दों को मैंने उठाया, विभिन्न तर्क दिए हैं जिससे कि साबित हो सके कि फूलन देवी वाकई में एक महान व्यक्तित्व था। ये 3 खास मुद्दे इसमें उठाए। इसके अलावा भी 2-3 मुद्दे और हैं। जैसे अदालत ने बेंडिट क्वीन को 2-3 उसमें सीन आए हैं जिन्हें अश्लीलता का करार दिया गया, जैसे बाबू गुजर के द्वारा जो बलात्कार की वो घटना थी, या उसको फूलन देवी को नग्न अवस्था में पानी भरने के लिए कुएं पर भेजा जाता है और पूरे गांव में नग्न अवस्था में घुमाया जाता है। इन 2 सीन पर जो अदालत ने अश्लीलता करार दिया था उस मुद्दे को मैंने उठाया कि वो अश्लीलता बिल्कुल नहीं थी। इस मुद्दे को उठाया है। और चौथा जो अगला मुद्दा है, इसमें मैंने राम और पांडव, सीता और द्रौपदी को भी मैंने लिया है। उस आधार पर मैंने इस मुद्दे को उठाया है। यह मुद्दा मैं यहां नहीं खोलूंगा इस चर्चा में। जब आप किताब पढ़ेंगे तो उसका जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा पहले ही। इन सब मुद्दों को मैंने उठाया है। जी डॉक्टर साहब। जी जी, ये आपने कही कि जो है कि वो जो मुद्दे आपने बताया कि उनको उन्होंने खलनायक के तौर से प्रस्तुत किया अपनी पुस्तक में, आपने उसको उस एंगल से नहीं देखा है। वो एक तरह से सामाजिक न्याय से प्रभावित है, वो एक बात आई है बीच में। अक्सर देखा गया है कि जैसे ये हम जब हम छोटे थे, मेरी उम्र लगभग 10 वर्ष की रही होगी, तो फूलन देवी का नाम सुनते थे, चारों तरफ जो है दस्यु सुंदरी, डाकू डाकू ये सब होता था और जी लोगों के मन में एक जिज्ञासा होती थी जानने के लिए भी। और जैसे आज जो नाम आता है, जैसे इसकी चर्चा आपने की भी, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा इस संबंध में कि जैसे किताब लिखते तो बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं, क्योंकि आपको हिंदी विभाग के आपके अंदर जो है एक लेखन वैसे ही होता है, आप हिंदी के प्रोफेसर हैं और आप जो है अति रंजना में भी होते हैं और कुछ रंजना से बाहर भी होते हैं, लेखनी में भी होता है, कविताओं में अक्सर ऐसा होता है। लेकिन जो है लोग बाग हमसे ये जो टाइटल हमने इस चर्चा के लिए जब डाला इस फेसबुक पर कि आज हम लोग चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर, और नाम सुना फूलन द ग्रेट, वो देखा, देखते ही सार हमारे पास बहुत सारे फोन आने लगे और उन जी फोन से हमसे ही पूछा गया, ये कुतूहल लोगों के दिमाग में पैदा हो गया कि लोग बाग जी तो फूलन को दस्यु सुंदरी, डाकू और ये तमाम तरह से जो उनको नवाजते हैं, और आप फूलन द ग्रेट कह रहे हैं और उस पर आपने किताब लिखी, तो ये कुतूहल जो बना हुआ है इस पर। तो फूलन द ग्रेट जो शीर्षक आपने चुना, इसके पीछे आपका दृष्टिकोण क्या था? आप आखिर क्या सिद्ध करना चाहते थे फूलन द ग्रेट इस बात को लिख करके? जी सर। फूलन देवी अत्याचारों का जी पूरी गवेषणा की मैंने
तो मैंने पाया कि फूलन देवी का जो व्यक्तित्व है वो किसी महान व्यक्तित्व से बिल्कुल कम नहीं है। और इसके लिए मुझे अचानक सूझा कि मैं इस किताब का शीर्षक क्या रखूं, तो मेरे मुंह से अचानक निकला फूलन दी ग्रेट। अचानक ये शीर्षक बन गया और मुझे बहुत अच्छा लगा और लोगों को भी बहुत पसंद आ रहा है कि हाँ, जैसे सिकंदर जो महान है, जो सम्राट अशोक महान है या अकबर द ग्रेट है, कि उसी तरह ये फूलन भी द ग्रेट हो सकती है। तो ये लोगों में कौतूहल का विषय बना हुआ और मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं डॉक्टर साहब कि ये शीर्षक अचानक कैसे बन गया, कि मैं जिस चीज को मैं लेकर के लिख रहा हूं, क्या ऊपर वाले ने वो शीर्षक जो है अचानक ही मुझको दे दिया। ये मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं नहीं समझता ये पता नहीं ये कैसे शीर्षक ये निकल आया। हालांकि मेरा इसमें कोई प्रयास नहीं था, ये अचानक ही बन गया और ये लोगों में कौतूहल का विषय बना हुआ है। हाँ, लेकिन अब मैं जैसा सोचता हूँ कि वाकई में जो है जो फूलन दी ग्रेट है वो शीर्षक जो है वो बिल्कुल उनके महान व्यक्तित्व के अनुरूप है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल फिट बैठता है। जी जी, एक पुस्तक जो है मैं एक चर्चा करना चाहूंगा देवी सिंह अशोक जी की, जो आईपीएस अधिकारी रहे हैं। उन्होंने अपने रिसर्च में लिखा था, देवी सिंह अशोक जी का एक रिसर्च पब्लिश हुआ था, कालपी से कानपुर तक का वो जो टाइटल है, कालपी और या इनके इस जगह का उन्होंने चर्चा किया और उसमें फूलन देवी के जीवन दर्शन पर भी है, उनका पीएचडी वर्क इसी पर था, उन्होंने पब्लिश किया। तो उन्होंने विभिन्न उनके ऊपर जो केस लदे हुए थे, उनको लोगों ने कैसे जबरिया फंसाया था और उनके ऊपर जो है लोगों ने गलत गवाही भी दी गई थी और उस दूषित मानसिकता से प्रेरित व्यक्ति जो उस थाने में या पुलिस में जो लोग थे, वो उस तरह का उनका उन्होंने चर्चा किया। एक रिसर्च है उसके नाम से, फूलन देवी पर उन्होंने भी रिसर्च किया था और आपने जो है उनको महान फूलन द ग्रेट का ये दिया। तो यहाँ देवी सिंह अशोक ने भी उनकी बहादुरी की चर्चा किया उसको अपनी किताब में और उन्होंने साथ ही साथ इस दबे कुचले वंचित समाज का एक चरित्र भी बताया। तो जब यहाँ आपने शुरू में जो चर्चा किया था इस बात की कि जो है उन्हें सामाजिक न्याय नहीं मिला, तो सामाजिक न्याय क्यों नहीं मिला, थोड़ा सा इस पर मैं आपका विचार जानना चाहता हूँ। सामाजिक न्याय क्यों नहीं मिला, ये सामाजिक न्याय से वंचित क्यों है लोग, ये सदियों से दबे कुचले वंचित समाज के लोग जो सामाजिक न्याय से वंचित है, इस पर सामाजिक न्याय और दबे कुचले वंचित समाज के लोग और जिनसे उसका संबंध फूलन देवी से आप जो है कोरिलेट करके इसको बताइए, ऐसे कौन लोग हैं वो जो है जो आज भी एक गर्त में उतार दिए गए। जी सर। देखिए डॉक्टर साहब, सामाजिक न्याय दबे वंचित लोगों को अभी से नहीं, पुराने जमाने से नहीं मिलता आया है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि जो समाज में उनको न्याय मिलना चाहिए, जो समाज में उनको स्थान मिलना चाहिए, जो उचित स्थान मिलना चाहिए, उनको नहीं मिल पाया है। और जहां तक फूलन देवी जी की बात है कि उनको सामाजिक न्याय किस प्रकार नहीं मिल पाया, यानी सामाजिक न्याय इस तरीके से नहीं मिल पाया कि उनको केवल उनको एक डाकू के रूप में प्रचारित किया गया है। उन परिस्थितियों का आकलन नहीं किया गया कि वो क्यों, मतलब किन परिस्थितियों के कारण उनको बंदूक उठानी पड़ी थी। उन परिस्थितियों को बिना आकलन किए लोगों के ये जहन में भर दिया गया कि वो मात्र हत्यारिन थी, केवल डाकू थी। ये जहन में भर दिया गया और लोग उनको उस दृष्टि से देखते हैं कि वो तो केवल हत्यारिन थी, वो डाकू थी। तो बताइए उसको सामाजिक न्याय मिला? सामाजिक न्याय यानी उन्होंने नारी अस्मिता की रक्षा के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, उस बात को लेकर तो कोई चर्चा नहीं करता। जो नारी अस्मिता की रक्षा की खातिर उन्होंने जिस बड़े कदम को उठाया, उस कदम की हम सराहना क्यों नहीं करते कि क्यों बच्चे बच्चे की जबान पर डाकू लगा हुआ है, क्यों उनकी पूजा नहीं की जाती कि हाँ उन्होंने सही किया, जो समाज के कलंक थे उनको मिटाया था। ये चीज सामने क्यों नहीं लाते हैं, क्यों उनको डाकू घोषित किया जाता है, ये सामाजिक न्याय क्यों नहीं? यानी वंचित लोगों के साथ ही ऐसा होता है। मैं ज्यादा इसमें और नहीं कहूंगा कि अगर मैं उदाहरण दूं तो हो सकता है मुझ पर आरोप लग सके, लेकिन मैं ये सिर्फ फूलन को लेकर के मैं कह रहा हूं कि दबे वंचित समाज को लेकर के ही क्यों इतना कुछ होता है, हो अल्लाह होता है। यानी अपराधी तो बड़े उसमें नहीं है, बड़ी जातियों में नहीं है अपराधी, उनके साथ तो कुछ नहीं होता, उनको सामाजिक न्याय भी मिल जाता है। तो फूलन को अभी तक सामाजिक न्याय की बात इसी की है, समस्या यही आती है। तो उसके लिए तो हमें आगे आना ही होगा। सामाजिक न्याय अगर नहीं देता है, अगर कोई अदालत भी न्याय नहीं, उसके लिए हमें आगे आना होगा। हम बुद्धिजीवियों को आगे आना होगा, लेखकों को आगे आना होगा। यह हमारा फर्ज है कि जो सामाजिक न्याय हमको मिलना चाहिए वो हम दिलाकर अपनी लेखनी के माध्यम से।
जी जी, आपने बात बहुत ही बड़ी मार्के की कही कि जो है कुछ सामाजिक न्याय दिलवाने के लिए हम बुद्धिजीवियों को आगे आना होगा। जितने भी बुद्धिजीवी आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो आज इस पर प्रेरणा लें, क्योंकि सामाजिक न्याय कोई देगा नहीं। सामाजिक न्याय लेने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। आपका कहने का मतलब ये है कि हमें जी सर। बुद्धिजीवियों को ही, किसी को भी या अपने को सामाजिक न्याय दिलवाने के लिए हमें खुद ही संघर्ष का रास्ता, वैचारिक संघर्ष का, बिल्कुल सामाजिक सर। संघर्ष का और तमाम तरह के संघर्ष का रास्ता हमें खुद ही अपनाना पड़ेगा। ये हम यानी इसका मतलब ये होगा, जो बुद्ध का वो रास्ता था, जन जागरण का जो रास्ता था, लोगों के मन मैल दूर करने का रास्ता था, सामाजिक जन जागरण का लेखनी के माध्यम से आप कह रहे हैं कि वो रास्ता जो लोगों के अंदर जो दिमाग में जो है गलत धारणाएं प्रस्थापित हो गई है किसी के बारे में, तो उसको विद्या के, शिक्षा के माध्यम से, वैचारिक वैचारिक एक क्रांति के जरिए ही हटाया जा सकता है, जिसका आप चर्चा करें। क्योंकि आपने लेखनी भी लिखी, किताब का संबंध उस बात से है कि सामाजिक न्याय जो है हम लोगों को ही लाना पड़ा। यानी आपने बुद्धिजीवियों के ऊपर एक जिम्मेदारी लगाई है कि जी अगर सर। सामाजिक न्याय उनको भी मिला, तो बुद्धिजीवियों का एक फर्ज बनता है वो जन जागरण करके और हम स्वयं तत्पर करें, अपने आप और अपने समाज को तत्पर करें। सर, एक जी सवाल सर। और मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पर जो है, फुलन द ग्रेट पुस्तक को लिखने के पीछे आपका क्या मकसद था? अब उसके आप क्या सिद्ध करना चाहते थे ये लिख करके? वो डाकू नहीं है, ये इसका क्या मतलब है? मतलब क्या डॉक्टर सिद्ध करना चाहते थे आप वो फुलन द ग्रेट मैं पुस्तक लिखकर? मैं केवल एक ही लाइन में अपना उद्देश्य बताऊंगा कि मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है इस किताब को लिखने का कि फूलन देवी, जो हर व्यक्ति के जहन में ये भरा हुआ है कि वो डाकू थी, उस चीज को मुझे अलग हटाना है इस किताब के माध्यम से, कि वो डाकू नहीं थी। उनका व्यक्तित्व महान था, वो अपने न्याय के लिए लड़ी थी, और न्याय के लिए लड़ना जो है वो बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो हम उसका जो है वो समय के अनुसार वो हम किस तरीके से हम अपना प्रयास करते हैं, कि किस तरीके से हम अपना कदम बढ़ाते हैं न्याय लेने के लिए, वो दूसरी बात है। तो मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि फूलन देवी को पूरे भारतीय समाज में एक निष्कलंक स्त्री और नारी अस्मिता की सशक्त प्रेरणा स्रोत के रूप में स्थापित करना है, कि नारियों के लिए तो वो प्रेरणा स्रोत है। मेरा केवल यही उद्देश्य है इस किताब को लिखने का, कि फूलन देवी को पूरे भारतीय समाज में एक महान व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करना, ना कि किसी अपराधी या डाकू के रूप में स्थापित करना। बैंडिट क्वीन ने जो स्थापित किया है वो केवल डाकू के रूप में उनको स्थापित कर दिया। मेरा उद्देश्य ये नहीं है। मेरा उद्देश्य पूरे समाज में उनको एक महान व्यक्तित्व के रूप में, एक महान पर्सनैलिटी के रूप में, एक प्रेरणादायक पर्सनैलिटी के रूप में सामने लाना है। यही मेरा उद्देश्य है। जी जी, थैंक यू सर। आपने अब ये अपना उद्देश्य बताया कि फूलन देवी को जो है एक उनके ऊपर जो ब्लेम लगाया है डाकू होने का, उस डाकू होने का ब्लेम खत्म करने के लिए जो है ये पुस्तक को आपने जो है आधार बनाया, उस मुद्दे को आधार बनाया, क्योंकि वो अपने न्याय के लिए लड़ी, एक नारी स्मिता के लिए लड़ी, और उनका बाल विवाह से लेकर के और समाज में कुरीतियां और उनके ऊपर हत्या, बलात्कार, उनके साथ जो बलात्कार किया गया उसके खिलाफ जो लड़ी है जो है उस वो तो लोगों ने दिखाया नहीं, उनको डाकू बना करके बंदूक उनके हाथ में देख करके जो है उस तरह से प्रचारित किया, ना कि उन्होंने अपने अपनी अपनी रक्षा की, और साथ ही साथ दूसरी बहनों को भी उन्होंने एक रास्ता दिखाया कि अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कोई दूसरा नहीं खड़ा होगा, आपको स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। जैसे ये बात हमारे तथागत गौतम बुद्ध भी कहते हैं, यदि समस्या हमारी तो समाधान हमें ही खोजना पड़ेगा, यानी अपदीपो भव, यानी अपना प्रकाश हमको स्वयं बनना पड़ेगा। यानी आपका लेखन जो है उस दिशा में जा रहा है, उनको ये सिद्ध करने के लिए कि वो अपना प्रकाश स्वयं बनी, और उस बात को उन्होंने लिया, उस बात को उन्होंने लिया और ले करके जो है, यही आपने चर्चा किया बैंडिट क्वीन की, बैंडिट क्वीन फिल्म में उनको डाकू के रूप में और उनके ऊपर जो है तमाम तरह के, क्योंकि फिल्म बनाई थी, फिल्म बनाने के पीछे तो मकसद एक मनोरंजन भी था, और मनोरंजन के साथ ही समाज का घिनौना चरित्र भी उनको दिखाना था। आगे होते ही इस तरह से है, उसका भी हम लोगों ने विरोध भी किया था, बैंडिट क्वीन का हमने विरोध भी किया था, क्योंकि मैं भी उसी समाज से हूँ जिस समाज से फूलन देवी थी। तो ये अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि मेरा समाज और मेरी अस्मिता, मेरा गौरव, मैं उनको भी अपना आदर्श भी मानता हूँ इस बात पे, क्योंकि मैं भी उसी समाज से जुड़ा हूँ जिस समाज से फूलन देवी जी थी। और आज हम जो है इस बात को सुनते हैं आपके, हमें जो आज जब आपसे पता चला कि आपने फूलन देवी के ऊपर फूलन द ग्रेट नाम की किताब लिखी, तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई, मैं आपको ढूंढ निकाला,
आपको फेसबुक पर मैंने संपर्क किया और आपने जो है नंबर मैं आपसे ले लिया, कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि मैं जो है इस बात की चर्चा, क्योंकि जो सही काम है, जो ब्लेम लगा, इस तरह से सदियों से हमारे ऊपर बहुत सारा ब्लेम लगा। जैसे ताड़का को मारा, ताड़का को राम ने मारा था। यहाँ मैं उसका कंट्राडिक्शन करना चाहता हूँ। ताड़का के अंदर से एक आत्मा निकलती है और मारने वाले का धन्यवाद देते हुए आसमान में चली जाती है, अच्छा हुआ कि आपने हमने मार दिया। वहां पर ऐसा नहीं हुआ, वहां पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने जो है उन्होंने क्या किया कि जो है जो उनके खिलाफ जो उनके ऊपर अत्याचार, उन्होंने उनसे प्रतिशोध लेने की स्वयं जो है पहल की। ये बात जो है ना, उसको लोगों ने डाकू के रूप में कई तरह से जो है दिखाया। और ये महिलाओं के लिए जो आजकल जो है जगह जगह हत्याएं, बलात्कार, जला देना, दबा देना, इस तरह का चल रहा है। तो महिला की एक बहुत बड़ी स्रोत जो है फूलन देवी को हम लोग मानते भी हैं कि अगर वो इस तरह से अख्तियार करे तो शायद उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों को भी रोका जा सकता। सर जो है हमारे कुछ दर्शक भी है, आदरणीय विद्याधर सिन्हा जी इस पे लाइव है, प्रोग्राम को देख रहे हैं। उनका भी ये कहना है और मेरा भी ये कहना है कि ये पुस्तक जो है कब तक उपलब्ध हो जाएगी आपकी किताब? बहुत ये सारे डॉक्टर साहब, हमारे आज लाइव जो दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये पुस्तक कब तक उपलब्ध हो सकती है? ये जी ये ये सर, ये पुस्तक जो है मई जून तक आने की संभावना है। और जी जो 25 जुलाई आ रही है, 25 जी जी जुलाई पूरन देवी जी की जी पुण्यतिथि है। तो जी जी 25 जुलाई को इसका विमोचन कराने का हमारा विचार है। तो जी जी ये पुस्तक जो है मई जून तक ये आ जाएगी, यहाँ हमारे जी पास जी उपलब्ध हो जाएगी। और जी जी। इसकी अच्छा रेस्पॉन्स मिल और रहा है हमें। इसका मूल्य कितना होगा लगभग? आपने कितना इसकी कॉस्ट रखी है? जी, इसका इसकी इस किताब की, अच्छा, इस पुस्तक की इसका कीमत आपने सर, कितनी रखी है? हाँ सर, इसका मूल्य जो है हालांकि जी 150 रुपए से ज्यादा है, लेकिन जी जी हम लोगों ने जन जन तक फूलन देवी का जो संदेश है, उनका उनका जो महान व्यक्तित्व है, उनकी जो जी चर्चा है, उनकी जो कहानी है महान व्यक्तित्व की, जो अब जी तक लोगों के सामने नहीं आ पाई, वो जन जन जी तक पहुंचाने के लिए मात्र लाइब्रेरी मूल्य जी 50 रुपए में हमने उपलब्ध कराई है। जी जी कि एक साधारण से साधारण इंसान भी 50 रुपए खर्च करके इसको खरीद सकता है। बहुत मामूली जी मूल्य जी है। और लोग हमसे कह रहे हैं मामूली। कि आपने मूल्य बहुत कम रखा है इसका। जी जी तो जी हमने कहा, बोले कि नहीं, और जन जन में ये किताब जानी चाहिए, आम आदमी तक इस किताब को पहुंचना जरूरी है। तो इसका जी जो जी लाइब्रेरी को 50 रुपए रखा। जी 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 जी। इसका मतलब ये है कि ये जो है छपाई में पुस्तक पर ज्यादा खर्च आने वाला है, लेकिन सर्व सामान्य जन तक ये किताब जो है उपलब्ध अगर हो जाए तो आपने उस वजह से जो है इसकी किताब की कीमत कम से कम 50 रुपये रखा। ये मैं तो आपको बहुत बहुत जो है आपकी प्रशंसा इसलिए करूंगा क्योंकि आपने उन लोगों का भी जो है ध्यान रखा जो महंगी होकर के किताब जो है नहीं खरीदना चाहता। हालांकि पढ़ने वाला तो कितनी भी महंगी किताब हो खरीद करके पढ़ सकता है, जी लेकिन जी। जो है आपने जो है इतनी कॉस्ट रखी जो कि सर्व साधारण आदमी भी जो है उस किताब को लेकर के पढ़ सकता है। निश्चित रूप से जी बधाई के पात्र है। और फिर विद्याधर जो है सिन्हा जी एक और सवाल पूछ रहे हैं कि हमें एक प्रति चाहिए, हमें कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी? और मैं चाहता हूँ इसका पूरा पुस्तक मिलने का विवरण आप अपने मुंह से बता दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरा क्योंकि आप उस किताब के लेखक हैं और आपने बड़ी मेहनत करके उस किताब को लिखा, पुस्तक को लिखा, फूलन द ग्रेट। और उसको आप कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, अपना नंबर वगैरह जो है आप बता दीजिए ताकि हमारे दर्शक जो है जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और इसकी बहुत प्रतियों की डिमांड मिल गई। देखिए बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कितने में जी मिलेगी, सर। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। ये जिज्ञासा हाँ पैदा सर। हो गई आपकी किताब को देख करके, जो है आपने जिस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया सर। जी बताइए सर। हाँ सर, मेरे पास भी बहुत फोन आ रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है कि ये नेपाल से भी इसके बुकिंग के ऑर्डर आ चुके हैं। जी 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 पड़ोसी देश नेपाल से भी। जहां तक इसको प्राप्त करने का सवाल है, तो अभी तो फिलहाल जो फेसबुक पर हूँ मैं, जगदीश शरण के जी नाम से फेसबुक बनी हुई आईडी बनी हुई है। उस पर जी वो जी मैसेंजर बॉक्स में जा करके वो कमेंट कर सकते हैं अपना पूरा पता लिख करके, या मेरा जी नंबर तो आपके पास ही है, मैं भी फेसबुक पर अपना उसको डालता रहता हूँ। वो सीधे मुझसे जी जी संपर्क कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पता जी दे जी सकते हैं और कितनी प्रतियां बुक करानी है वो भी जी लिख सकते हैं। और जब मुझे ये पता वगैरह आ जाता है तो मैं उनको एक मैसेज डालता हूँ कि आपको कैसे जी मिलनी है। तो ये बहुत सरल रास्ता है। और जी जब ये किताब आ जाएगी तो हम उस पर कौन से बुक सेलर पर हमें ये किताब रखनी है तो वो भी फेसबुक के माध्यम से बता दिया जाएगा। फिलहाल जी तो इतना करना है कि मेरा जी जो नंबर है
वो जी जो दर्शक हैं इस समय या इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, तो चाहे जी तो जी मेरा मोबाइल नंबर भी नोट कर सकते हैं, 98 373 086 57। ये मेरा मोबाइल नंबर है, सीधे संपर्क कर सकते हैं। जी, और एक बार फिर रिपीट कर दीजिए नंबर। जी जी, 98 373 जी 086 57। जी जी 98 373 086 57 ये मेरा मोबाइल जी नंबर है। सीधे मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते जी हैं। और जी जी इस किताब के संबंध में सर मैं बीच में बताना चाहूँगा कि हम फूलन देवी जी जी के गांव से जयपुरगढ़ा जो है वो 7 जी मार्च को हम वहाँ हो भी आए। और जी जी इस समय मैं इस आपके चैनल के माध्यम से जी मेरे मित्र हैं श्री विनोद कुमार सहानी जी, विनोद मैं विनोद हाँ कुमार साहनी जी का फोटो मैं आपके साथ देखा हूँ। जी 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 जी, श्री विनोद सहानी जी को मैं इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद जी ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्हीं के जी माध्यम से फूलन देवी जी के परिवार से मुलाकात संभव हो सकी, और वो अब भी जी बहुत सहयोग मेरे साथ कर रहे हैं। इसलिए उनको मैं जी बार बार धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। जी डॉक्टर साहब। जी जी जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। विद्याधर सिन्हा जी, मैं नंबर खुद आपके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा। मैं सुन लिया, इस पर लिख लिया मैंने। मैं जल्दी ही लिख दूंगा इधर, आप उसका नंबर ले सकते हैं। आप बहुत जिज्ञासु हैं। और राम खिलावन सोदिया जी भी एक सवाल जाहिर कर रहे हैं। राम खिलावन सोदिया जी जो है अच्छे दर्शक हैं हमारे इस टीवी चैनल के, और अक्सर इस डिबेट में शामिल भी होते, देखते भी हैं। वो लिख रहे हैं कि जब फूलन देवी दस्यु सुंदरी थी तो वो सांसद कैसे बन गई? ये सवाल उन्होंने अपने ये दिया है। थोड़ा सा उनकी भी जिज्ञासा आप शांत कर दीजिए। जी, वैसे हालांकि किताब में आपने लिखा होगा इस बात को, लेकिन जी फिर जी भी जी अगर थोड़ा सा उनको देती जिज्ञासा उन्होंने जाहिर की है तो। जी जी जी। असल में डॉक्टर साहब मैं एक ही लाइन में बात खत्म करता हूँ। दस्यु सुंदरी जी नहीं जीती थी, वो जीती थी जी फूलन देवी। जी जी जी। और वो फूलन देवी जिन्होंने अपने हक अधिकार के लिए लड़ा था। डाकू नहीं जीतता है, वो व्यक्तित्व ही जीतता है। जी 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 जी। ये फूलन डाकू देवी नहीं जीती जीता थी, वो दस्यु सुंदरी नहीं जीती थी। है। जी 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 जी। ये और एक सवाल सर आपसे, आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि किताब पे चर्चा हुई। आपने बताया कि आपने जो है फूलन देवी को उस रूप में स्थापित किया है अपने लेखनी के माध्यम से, जिस माध्यम से उनको सामाजिक न्याय से वंचित, वो अभी भी सामाजिक न्याय से वंचित है, और उनको एक संसार की एक सबसे बड़ी महान लेडीज के, एक सबसे बड़ी महान लेडीज के रूप में अपने उसको स्थापित किया, ना कि डाकू के रूप में स्थापित किया। ये आज की डिबेट का एक सार मैं समझता हूँ। और ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि उनका एक मकसद, आपका एक मकसद भी है ये। और टाइटल भी आपने चुना, किस तरह से टाइटल चुना, आपके मन में क्या प्रेरणा है, जिज्ञासा है। आप उनके फूलन देवी के गांव भी मिले, विनोद साहनी जी के माध्यम से उनके घर भी गए, वहां भी गए। उनके भतीजे हमारे, हालांकि जहाँ मैं रहता हूँ गाजीपुर, वहां भी है, उनसे मेरी मुलाकात हुई, बहुत सारी जानकारी मैं उनके माध्यम से भी दी थी। और मेरी भी जिज्ञासा रहती है, मैं हर जयंती उनकी, उनका शहीदी दिवस भी मनाता हूँ इधर गाजीपुर में, अन्य जगहों पर भी हम भी मनाते हैं। तो ये आपसे उस किताब के माध्यम से बहुत प्रेरणा हमको मिलेगी, और हम लोग उनके जीवन दर्शन को लोगों तक बताएंगे। ये अच्छी बात। यहाँ पर एक सवाल आपके जीवन से जुड़ा हुआ है सर, जो है ये है कि आपने एक बार फेलोशिप अवार्ड जो है ठुकरा दिया था, वो क्या था? उसके बारे में थोड़ा बताइए लोगों को। आपने एक जी फेलोशिप जी अवार्ड जो है ठुकरा जी। दिया था। जी हाँ जी डॉक्टर साहब, ये वर्ष 2014 की बात है। जी दलित साहित्य अकादमी नई दिल्ली के द्वारा मुझे नॉमिनेट जी किया गया था जी वर्ष 2014 के डॉक्टर अंबेडकर नेशनल फेलोशिप पुरस्कार जी के लिए। जी जी तो ये जो साहित्य अकादमी है उन्हीं को पुरस्कृत करती है जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया हो। जी तो जी मुझको भी वर्ष 2000 के लिए नॉमिनेट किया गया उस पुरस्कार के लिए। जी जहां तक ठुकराने का सवाल है, वो मैंने केवल हाँ, इस कारण ठुकराया उस पुरस्कार को कि जी जी साहित्य को दलित माने जाने के कारण। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्या साहित्य भी दलित होता है? जी 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 मुझे मुझे बड़ी हैरानी होती है डॉक्टर साहब कि हम जी साहित्य को भी दलित कहानियां, दलित कविताएं, जी दलित जी, उपन्यास, ये क्या दलित मजाक है? चिंतन। जी जी ये क्या मजाक है? आप ये जी जी बताइए डॉक्टर साहब जी कि राजनेताओं ने अपने स्वार्थ की वजह से जी मानव को जातियों में जी वर्गीकृत कर दिया। जी क्या हम साहित्यकारों को ये दायित्व है जी कि हम जी साहित्य को भी उसमें कि दलित कहें ये सवर्ण साहित्य, ये दलित साहित्य है? ये क्या मजाक है? जी इसके बिल्कुल जी विरोध में हूँ। साहित्य को जी ना तो कोई साहित्य दलित होता है
और ना ही कोई साहित्यकार दलित होता है। साहित्यकार साहित्यकार होता है, साहित्य होता है, उससे कुछ दलित का लेना देना नहीं। ये सोची समझी चाल है। तो इस कारण खिन्न होकर मैंने उस पुरस्कार को ठुकराया, जिसकी बहुत चर्चा हुई थी उस समय। जी चर्चा हुई है। एक बात मैं यहाँ भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि नाम अम्बेडकर का लिया जाता है और अम्बेडकर के जीवन दर्शन से प्रेरणा नहीं ली जाती, और फिर भी दलित कहते हैं लोग बाग। जैसे बाबा साहब ने सबसे पहले बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, उन्होंने दलित हितकारिणी सभा नहीं बनाई। उसके बाद बाबा साहब ने बहिष्कृत भारत अखबार निकाला, उन्होंने दलित भारत अखबार नहीं निकाला। उसके बाद बाबा साहब ने जो है जनता अखबार निकाला, दलित अखबार नहीं निकाला। उसके बाद बाबा साहब ने जो है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाया, उन्होंने दलित लेबर पार्टी नहीं बनाया। उसके बाद बाबा साहब ने जो है द पीपल एजुकेशन सोसाइटी बनाया, उन्होंने दलित एजुकेशन सोसाइटी नहीं बनाया। बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, दलित फेडरेशन नहीं बनाया। तो जो है इस तरह से जो है एक बार अंबेडकर के जीवन दर्शन से प्रेरणा तो लेते हैं, मतलब अंबेडकर दर्शन का नाम लेते हैं, मगर उनके जीवन दर्शन से जो आत्मसात करने वाला था, उन्होंने कभी दलित शब्द को इस्तेमाल नहीं किया। एक बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन के सामने ये पत्र दिया था, हमको लोग बाग दलित कहते हैं, हमको दलित नाम से ना जाना जाए, अंग्रेजों के सामने दिया था। हमारे लिए कोई नाम ऐसा सम्मानजनक नाम रख दिया जाए, लोग हमें नॉन कन्फर्म हिंदू कहते हैं, लोग हमें जो है अछूत कहते हैं, लोग हमें जो है दलित कहते हैं, तमाम तरह के नाम से जानते हैं। तो हमें किसी एक नाम से जो है जाना जाए, ना कि किसी दलित नाम से। तो मैं आपके उस दलित जो साहित्यिक अकादमी का अवार्ड था, आपने जो उसको जो है मतलब जो है ना लेने से मना कर दिया, मैं आपका 100% समर्थन करता हूँ, क्योंकि मैं इस विचार का हूँ कि बाबा साहब ने दलित शब्द को स्वीकार नहीं किया। बाबा साहब ने जो है बहिष्कृत भारत, हितकारिणी सभा, जनता, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, पीपल एजुकेशन सोसाइटी, और उसके बाद जो है बहुत सारे ऐसे किताबें लिखी, कहीं नहीं लिया। उन्होंने खुद भी वॉल्यूम 16 में लिखा है, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल नाम की किताब में उन्होंने लिखा, पेज नंबर 365 पे लिखा हुआ है कि जो है हमें दलित नाम से ना जाना चाहिए, हमें इन नामों से जानते हैं। अंग्रेजों के सामने उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में पत्र दिया था। तो फिर भी हमारे भाई जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, और उनका नाम भी अम्बेडकरवादी भी कहते हैं और अपने आप को दलित भी कहते हैं, तो ये दोनों चीजें कंट्राडिक्शन है। या तो आपने अम्बेडकर साहब को सही नहीं समझा, या फिर जो है आप ढोंग करते हैं। तो मैं उसका सख्त खिलाफ हूँ। मैं आपका बहुत प्रशंसा करता हूँ, आपने मेरे चैनल के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बात कही, मैं बहुत गदगद हुआ आपके विचारों से। और क्योंकि साहित्य तो साहित्य होता है, आपने बहुत कही, और इसी तरह से जो है लिखा है। हाँ, पीड़ा जरूर है, हम लोग जानते हैं पीड़ा, हम लोगों की जो दबे कुचले बंसी समाज के लोग हैं, जिन्होंने उस पीड़ा को भुगता है, जो भुगत रहे हैं, तो वो अपनी व्यथा वो लिख सकते हैं, लेकिन दूसरा आदमी उस बात को नहीं लिख पाएगा। वो तो इसमें फिर भी अपना ही जो है कीर्तिमान तलाश सकेगा। क्योंकि मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, जाते जाते फिर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, इस डिबेट का सार देते हुए, इस पूरी डिबेट का सार देते हुए, इसे संक्षेप में जो है फिर से एक बार रिपीट करें आप जो है, क्योंकि जो है समय भी की भी एक सीमा ही होती है। हालांकि हमारे पास 20 मिनट का समय अभी है। मैं इस पूरी डिबेट का संक्षिप्तीकरण आपके मुंह से जानना चाहता हूँ। जी सर। जी डॉक्टर साहब, ये जो मेरी किताब आ रही है फूलन द ग्रेट, ये लगभग आज से 24 साल पहले लिखी गई थी और प्रकाशन अब हो रहा है। आप जानकर आपको हैरानी होगी कि इतना लंबा अंतराल क्यों हुआ। कुछ व्यस्तताएं मेरे साथ, इतना लंबा समय हुआ। और इसमें लिखने का जो उद्देश्य है मेरा फूलन द ग्रेट, वो केवल यही है कि लोगों के जहन में जो उनको डाकू के रूप में प्रचारित किया जाता रहा है मरणोपरांत भी, कि वो फूलन देवी डाकू थी, हत्यारिन थी, उन सबसे हटकर मैंने उनको एक महान व्यक्तित्व के रूप में समाज में स्थापित करने की पूरी कोशिश की है। यही मेरा लिखने का उद्देश्य है। और ये 2-1 महीने में ये किताब आ जाएगी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा और बहुत जल्दी लोगों के बीच में आ जाएगी। और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। लगभग 1000 प्रतियां इसकी, आपको ये जानकर हैरान होगी, 1000 प्रतियां लगभग इसकी, ये एडवांस बुकिंग हो चुकी है इसकी। और मैं समझता हूं कि जब पुस्तक आई तो पूरा भारतीय समाज इसका आदर करेगा, इतना मुझे पूरा विश्वास है। डॉक्टर साहब, आपके चैनल के माध्यम से इस पुस्तक का प्रचार प्रसार किया और मैं आपको बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आपका। जी, अब हमारे एक दर्शक जो विद्याधर सिन्हा जी कह रहे हैं, आज भी हमारे नेताओं को दलित नेता या पिछड़ों के नेता के रूप में प्रचारित करती है। विद्याधर सिन्हा जी, मैं आपकी बात का एक जवाब देना चाहता हूँ। बाबा साहब ने जो है एक अपने किताब में लिखा है
के विभिन्न प्रकार के तरीके हैं डिस्क्रिमिनेशन करने के। वो कहते हैं कि जो है कि इस दबे कुचले वंचित समाज का कोई बहुत बड़ा डॉक्टर होगा या बहुत बड़ा इंजीनियर होगा या बहुत बड़ा राजनेता होगा, तो उसे ये लोग कहते हैं कि दलित डॉक्टर है या पिछड़ों का डॉक्टर है या अछूतों का बहुत बढ़िया नामी नेम फेम डॉक्टर है या नेता या अभिनेता, इस तरह से प्रचारित करते हैं। और वहीं सवर्णों में से यानी ब्राह्मणों में से अगर कोई जो है एक नेता है तो उसे कहेंगे राष्ट्र का महान नेता, जबकि उसे राष्ट्र का महान नेता कहने में और इनको दलितों का केवल नेता कहने में, जैसे मुलायम सिंह को पिछड़ों का नेता, मायावती को जो है दलितों का नेता, इस तरह से आज भी कह रहे हैं। आपने बिल्कुल सही बात लिखी, लेकिन उन्होंने बाबा साहब ने अपनी किताबों में 1931 में ही लिख दिया था कि डिस्क्रिमिनेशन के बहुत सारे तरीके जो है लोग अपनाए जा सकते हैं, अपनाए जाते हैं। जैसे एक डॉक्टर है तो अगर सवर्णों में से कोई डॉक्टर होगा तो कहेगा महान चिकित्सक, और इधर कहेगा दलित डॉक्टर, उधर जो है कहेगा कि महान महान राष्ट्र का महान नेता, यहाँ कहा जाएगा दलित का नेता, पिछड़ों का नेता, पिछड़ों के मसीहा। आज भी बाबा साहब को दबे कुचले वंचित समाज का ही मसीहा कहा जाता है, उसको राष्ट्र नायक आज भी नहीं कहा जाता कि डिस्क्रिमिनेशन करने की फितरत उन लोगों की है। तो खैर मैं इस बात तो, क्योंकि इसका ये डिबेट का दूसरा विषय हो सकता है, लेकिन आपने ये बात कही क्योंकि आप बड़ा इंटरेस्ट इसमें दिखा रहे थे, मैं इस बात को क्लियर कर दिया। डिस्क्रिमिनेशन के यानी भेदभाव पैदा करने के बहुत सारे तरीके, क्योंकि जो एक समाज ऐसा है जो सदियों से जो विशेषाधिकार प्राप्त समाज है, उसने कभी भी हमारे जो है विद्वत्ता को स्वीकार नहीं किया है और वो करना भी नहीं चाहता, वो हमेशा उस बात को ही रखता है। तो इसलिए वो भेदभाव का एक तरीका है करने का, और आपने उस बात को तोड़ा है। दलित साहित्य अकादमी का पुरस्कार ना लेकर के आपने बहुत बड़ी मानता दिखाई है उस दबे कुचले वंचित समाज के अंदर, गौरव भरा आपने, क्योंकि वो आज भी उस दलित शब्द यानी दलित शब्द डिप्रेस क्लास का हिंदी अनुवाद है जो श्रीमती एनी बेसेंट ने उसको हिंदी अनुवाद किया था। उनकी अनुवाद की हुई बात को तो लोगों ने ध्यान रख लिया। बाबा साहब ने इतना बड़ा लिटरेचर लिख दिया और लिटरेचर लिख करके लोगों के अंदर कोई मन को झकझोर दिया, वो नहीं पढ़ा। लेकिन श्रीमती एनी बेसेंट का लिखा हुआ एक लेटर, एक शब्द जो जिसका डिप्रेस क्लास का अर्थ जो है दलित समझ करके आज भी उसको ढो रहे हैं और उसको अपनी पहचान बनाने का काम कर रहे हैं। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, आप भी सख्त खिलाफ है। हम दोनों मिल करके इस मानसिकता को जो है हम लोग बदलने का काम करें। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी कम समय में दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं फिर अन्य मुद्दों के साथ फिर आपसे एक गुजारिश है डॉक्टर साहब, आपसे एक गुजारिश है, आपसे हम सर लेना चाहेंगे कि उसकी जो फूलन दी ग्रेट पुस्तक है उसकी मूल पांडुलिपि हम दिखाना चाह रहे हैं। मूल पांडुलिपि। जी जी बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए सर, दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक चिट्ठी हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं जो फूलन देवी ने हमें 23 अक्टूबर 1996 को ये दिखाई दे रही है आपको। जी जी 23 अक्टूबर 1996 को जी ये फूलन देवी उनके खजांची ने लिखी थी। ये चिट्ठी फूलन देवी जो हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरे के सामने करिए, कैमरे के सामने सर, कैमरे के सामने करिए सर, कैमरे के सामने। जी जी कैमरे के सामने दिखाई दे रही है, एक चाप लग जाए। जी 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 ये चिट्ठी आपको किसने लिखा था सर? दिखाई दे रही है सर? हाँ दिखाई दे रही है सर, दिखाई दे रही है। ये हाँ 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 जी जी पोस्ट कार्ड है 30/11/1996 को लिखा था, 96 में लिखा था। हाँ 23/11/1996 को। और जी जी एक चिट्ठी मुझ तक नहीं पहुंच पाई, ये चिट्ठी किसी ने मुझ तक पहुंचा दी थी जब मैं कॉलेज में था, तो उन्होंने ये दे दी। ये थोड़ा मेरे हाथ लगे, मेरा नसीब अच्छा था। तो हालांकि मैं 23 उनको ये 30/11 यानी 30 नवंबर 1996 को लिखी गई है। जी जी मैं उनसे 23 अक्टूबर 1996 को मिला वहाँ दिल्ली में। जी जी 23 अक्टूबर 1996 को जब मैं वहाँ मिला, वो एम्स में भर्ती थी उस समय। जिस समय मैं मिला उनसे, वो एम्स में भर्ती थी। तो मुझसे बहुत अच्छी तरीके से बात की और मुझे ऐसा नहीं लगा बिल्कुल कि वो कभी के जो उन पर आरोप लगाए जाते हैं कि डाकू रही थी, वो कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दिया। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। फिर मैं अन्य मुद्दे के साथ फिर आपके साथ उपस्थित हूँगा। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई और क्योंकि पहले पर मिला, आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। साथियों ये AIGC टीवी इस दबे कुचले वंचित समाज के लेखकों का, विचारकों का अपनी बात रखने का एक जो है प्लेटफॉर्म है।
और जो है ये दबे कुचले वंचित समाज के अंदर जो कमजोरियां वो फील करते हैं, ज्ञान की, बुद्धि की, विवेक की, उस कमजोरी को दूर करने का एक सशक्त माध्यम हम लोगों ने सुना है। और साथ ही साथ वो अपना हक अधिकार कैसे ले, किस तरह से जो है लड़ाई लड़े, अपने हक अधिकारों को कहाँ जाए, किस तरह जाए, वो विचार रखने का ये हम लोगों ने प्लेटफॉर्म बनाया है। आप सभी के सहयोग से मैं सभी से निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को आप देखिए, लिखिए। सुरेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना नंबर भी लिखा है, तो आप लिख रहे हैं, नमन करता हूं आपको भी, तो आपका स्वागत है। तो ये उनके लिए जो है जो अपना उत्थान करना चाहते हैं और उनके उत्थान में बाधक है उनकी मानसिकता, यानी जिसे तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि संसार में सबसे बड़ा दुख विद्या है, विद्या के कारण होता है। तो विद्या अगर हो जाएगी, विद्या का मतलब डिग्री लेना ही नहीं है, विद्या का मतलब जो है अपने मन के, अपने अंदर के मन के मैल को दूर करना, जो उनके अंदर दब्बूपन है उसे दूर करना, और साथ ही साथ जो है अपने अपने जो जिसको कहते हैं कि हम समस्या हमारी तो समाधान हम ही को खोजना है, दूसरा कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है, ना तो कोई मसीहा आज तक आया, ना आएगा, ना कभी आने वाला। इसी बात को ध्यान में रख करके AIBC भी काम करता है कि हमारी समस्या समाधान हम अपने ही करेंगे। इसलिए जो है इस कार्यक्रम को आप देखिए, लाइक करिए, दूसरों को भेजिए और इस डिबेट को जो है जन जन तक पहुंचाइए और हमें सुझाव भी दीजिए ताकि हम इसमें सुधार कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जी सर।